हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रेलवे केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर से पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, इसमें जो है हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और हम लोग टॉपिक वाइज केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और उसे टॉपिक वाइज समझते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है पदार्थ का वर्गीकरण, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो पदार्थ हम लोग कहते हैं, पदार्थ जिसे हम लोग मैटर बोलते हैं, तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ वह वस्तु है जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोरता, घनत्व एवं जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोरता, घनत्व एवं जिसे हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ जो है 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो है 5 प्रकार के होते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पे। तो वो पाँच प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा ठोस। तो ठोस किसे कहते हैं? ठोस का मतलब होता है कि इसका आयतन एवं आकार नियत होता है। ठोस का जो आयतन और आकार रहता है वो हमेशा नियत होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रव। तो द्रव हम लोग किसे कहते हैं? द्रव में इसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। द्रव में आकार अनिश्चित रहता है लेकिन इसका आयतन जो है वो निश्चित रहता है। और ब्रोमीन द्रव अधातु है और पारा जो द्रव है वह धातु है। ब्रोमीन द्रव जो है वो अधातु कहलाएगा और पारा द्रव जो है धातु कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा गैलियम को हथेली पर लेने से यह पिघल जाता है। द्रव जो है, अगर इसको हम गैलियम को हथेली पर लेंगे तो यह पिघल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गैस जो है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है और इसमें कुल गैसीय तत्वों की संख्या 11 होती है, जैसे कि H2, He, N2, O2, F, Ne, Cl2, Ar, Kr, Xc, Rn। तो ये कुल मिला के हमारा कुल 11 गैसीय तत्व है। और नेक्स्ट है हमारा सबसे हल्की हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, जबकि सबसे भारी गैस रेडॉन होती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और सबसे भारी गैस रेडॉन। और नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? यह उच्च तापमान पर पाया जाता है जैसे सूर्य में। नेक्स्ट है हमारा बॉस-आइंस्टीन संघनन, और यह जो है यह निम्न तापमान पर पाया जाता है जैसे कि हीलियम 4। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। भौतिक के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व। तत्व का मतलब होता है कि यह पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है और तत्व का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु कहलाता है। और तत्व में कुल तत्वों की संख्या 118 है। और तत्व के भी 3 प्रकार हैं। पहला है धातु। तो धातु जो है यह आवर्त सारणी बाएं भाग में पाया जाता है। प्रथम वर्ग से 13वें वर्ग का तत्व धातु कहलाता है। एस ब्लॉक का जो तत्व होता है वह अपवाद होता है जैसे कि He। एस ब्लॉक का तत्व धातु अपवाद होता है जैसे कि He। और पी ब्लॉक के कुछ तत्व धातु होते हैं, यह 13वां भाग में होता है। और डी एवं एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, यानी कि कुल धातुओं की संख्या 89 है। नेक्स्ट है हमारा अधातु। अधातु जो है ये आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते हैं और ये जो है वर्ग 14 से 18 के तत्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपधातु। उपधातु जो है ये धातु तथा अधातु दोनों गुण वाले होते हैं, जैसे बी जो है हमारा 13वां भाग में आ जाएगा, SI। और जी 14वां भाग में, SB 15वां भाग में, TPO 16वां भाग में, 16वां वर्ग में। तो ये धातु और अधातु के बीच अंतर अस्पष्ट है।
नेक्स्ट है हमारा यौगिक। यौगिक जो है इसमें तत्वों का जो निश्चित होता है अनुपात निश्चित होता है। यौगिक में तत्वों का निश्चित अनुपात होता है, जैसे CaCO3 CaO, ये जो है एक निश्चित अनुपात में है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रण। तो मिश्रण जो है इसमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, जैसे पानी एवं नमक का मिश्रण, तो ये हमारा निश्चित अनुपात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग समझ गए कि पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोरता एवं घनत्व हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। और तत्व जो है 3 प्रकार का होता है। कौन सा? धातु, अधातु और उपधातु। तो ये हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे। पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो हम लोग पूरा स्पष्ट रूप से देखेंगे और समझते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो देखिए, जल का जो शुद्धतम रूप है वो है वर्षा का जल। समुद्र जल का pH मान 7.5 से 8.4 परास के बीच होता है। और वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल। समुद्री जल का pH मान 7.5 से 8.4 परास के बीच होता है। और वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक टॉपिक और है हमारा कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव जिसे हम लोग S से डिनोट करते हैं, यह समानुपाती होता है 1 तापमान यानी कि T के। और जल का pH मान 7 होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव समानुपाती हो जाएगा 1 तापमान का यानी कि 1/T का। और जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु के नमूने में क्या होता है? वायु के नमूने में क्या होता है? तो देखिए, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात सामान्यतः 78.07%, नाइट्रोजन 20.93% और ऑक्सीजन जो है 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जो है 0.93% तथा अन्य गैस पाई जाती है। और वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। और रेडोन छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। और अक्रिय गैस को नोबल गैस कहा जाता है। इसमें 6 प्राकृतिक अक्रिय गैस होती है। हाल ही में एक नई अक्रिय गैस ऑर्गेनेशन की खोज की गई है, जिसमें अक्रिय गैसों की संख्या 7 हो गई है। ऑर्गेनेशन की परमाणु संख्या 118 है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु के नमूने में क्या है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस होते हैं। इसमें सारे मिश्रित होते हैं। ऑक्सीजन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जलवाष्प और अक्रिय गैस भी सम्मिलित होते हैं। तो ये जो है हमारा वायु के नमूने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में विभिन्न गैस का अनुपात क्या होता है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है? तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है इसका अनुपात, ठीक है। और वायु जो है हमारा एक समांगी मिश्रण है। और वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और यह क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है। और इस विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कार्ल वॉन लिंडे ने किया था। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो देखिए, लोहे के वस्तुओं पर जंग जो है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। लोहे में जंग क्यों लगता है? तो उसमें जंग लगता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, नए पदार्थ का निर्माण। मोमबत्ती का जलना, वो पिघल गया है, अब वो
नहीं हो सकता लोहे में जंग लगना। ये सब जो है हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे के वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फेरिक और फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ भी कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं। लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन की एक क्रिया है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र होता है Fe2O3 XH2O, X बराबर अणुओं की संख्या। जंग लगने के दो प्रमुख और कारक हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति के कारण भी जंग लग जाते हैं। लोहे में जंग लगने से इसका वजन जो क्या होता है, बढ़ जाता है, और जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे हम लोग गैल्वनीकरण या जस्तीकरण या यथालेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, देखिए। तो वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है, और नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में, वायुयान के टायरों में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थ को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा कराने के लिए किया जाता है। और पौधों में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत यूरिया है, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया, और यूरिया का सूत्र होता है यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। और मनुष्य का शरीर में 3% नाइट्रोजन से बना है, और नाइट्रोजन प्रोटीन का जो है प्रमुख घटक है। तो वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, तो ऑक्सीजन को तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग लगे लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा होता है। कैसे, देखिए। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से अधिक होता है। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र होता है Fe2O3H2O। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, Fe2O3 × H2O, ये हमारा जंग का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप क्या है, तो ये जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। कैसे, देखिए। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है, और ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य माना जाता है, परम ताप पैमाना कहलाता है। और इस तापमान पर गैसों का सभी गुणधर्म समाप्त हो जाता है, गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है। परम ताप यानी कि T बराबर होता है OK -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और परम शून्य ताप की संकल्पना जो है विलियम थॉमसन, जो लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने दिया। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। परम शून्य ताप क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वनीकरण कहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, विद्युत लेपन निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षण बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। गैल्वनीकरण, विद्युत लेपन, वल्कनीकरण, तापानुशीतलन, ये सब जो है अलग अलग क्रिया है। ये सारे परत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनका अलग अलग नाम है। तो हम लोग जान गए कि गैल्वनीकरण किसे कहते हैं, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वल्कनीकरण। तो वल्कनीकरण हम लोग किसे कहते हैं, देखिए। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित कर कठोर करने की प्रक्रिया को
वल्नीकरण कहते हैं। तापानुशीतन धातु कर्म में एक ऊष्मा उपाचार है जिसमें क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखता है तथा अंत में ठंडा किया जाता है, तो इसे हम लोग तापानुशीतलन कहते हैं। नेक्स्ट है, इससे धातु की तन्यता बढ़ जाती है तथा कठोरता घट जाती है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैल्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे? देखिए, रासायनिक रूप में शुष्क हिम जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 194.65 केल्विन के पर ठोस में बदल दिया जाता है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ जो है अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच अंतराण्विक वांडरवाल बल कार्य करता है। शुष्क बर्फ का जो घनत्व है वह 1.4 - 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ का उपयोग फ्रोजेन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में करते हैं और शुष्क बर्फ के संबंध में सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक थिलोरियर ने बताया था। शुष्क बर्फ के बारे में किसने बताया? तो फ्रेंच वैज्ञानिक थिलोरियर ने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित किस प्रक्रिया से होता है? जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है जिसे हम लोग प्यूरिफिकेशन कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीनीकरण। कैसे? देखिए, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है और क्लोरीन गैस फूलों का रंग जो है उड़ा देता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों, औषधियों, शाकानाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में भी किया जाता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। आसवन जिसे हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं, मिश्रित द्रव के अवयवों को वाष्पन सक्रियता के अंतर के आधार पर अलग करने की यह एक विधि है और यह भौतिक पृथक्करण विधि भी कहलाती है। प्रभाजी आसवन से कच्चे तेल से अन्य अवयव प्राप्त होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि, और आसवन विधि से वायु से घटक गैस प्राप्त होते हैं और इस विधि से किण्वित उत्पादकों से श्राप प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीकरण। हम लोगों ने क्लोरीन के बारे में भी देख लिया, क्लोरीनीकरण किसे कहते हैं वो भी देख लिया, ब्रोमीन के बारे आसवन विधि भी देख लिया और फिर हम लोगों ने आसवन विधि के गैस घटक के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीकरण। क्लोरीकरण किसे कहते हैं? तो क्लोरीकरण कहते हैं अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालने की क्रिया को क्लोरीकरण कहते हैं। जल क्लोरीकरण विधि से क्लोरीन के यौगिक अशुद्ध जल में जोड़ते हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि, और इस विधि द्वारा जल जनित रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को मारा जा सकता है और इससे जल जनित रोग जैसे डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड के होने की संभावना कम हो जाती है। जल में जब क्लोरीन जोड़ा जाता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल जिसे हम लोग HOCl कहते हैं तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण होता है जो माइक्रोब्स के लिए एक विषैला है। नेक्स्ट है स्विमिंग पूल जैसे कुआं, झरना इत्यादि में क्लोरीन डालकर शुद्ध करने की प्रक्रिया को शॉक क्लोरीकरण कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लोरीकरण क्या है? तो अशुद्ध जल से थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय गैस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह है हमारा एथिलीन। कैसे? आइए देखते हैं।
उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस एथिलीन में बदल जाने वाली गैस है। और एथिलीन का आविष्कार जो है वेचर ने किया था। एथिलीन का आविष्कार किसने किया? वेचर ने किया। और उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस एथिलीन में बदल जाती है और इसका आणविक सूत्र होता है C2H4। इसका अणुसूत्र C2H4 है और इससे पॉलीथीन, एथिलीन ग्लाइकोल, एंटीफ्रीजर में एथिलीन डाइकोक्लोराइड, एथिलीन ऑक्साइड तथा मस्टर्ड गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला यह गैस पादप हार्मोन कहलाता है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह दम घोटू एवं विषैली गैस है और यह ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है और एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस क्या कहलाती है? एथिलीन कहलाती है। तो एथिलीन की क्या क्या उपयोगी चीज़ है वो हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग रूप का गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, नए पदार्थ का निर्माण। लोहे में जंग लगना, नए पदार्थ का निर्माण। मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल के पिघल गया तो फिर हम लोग उसी से मोमबत्ती बना सकते हैं। ये हो गया हमारा रंग रूप बदल जाना और नए पदार्थ का निर्माण कहलाना। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं। इसमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोल, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर केरोसिन और 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल प्राप्त होता है। और यह क्वथनांक के आधार पर घटकों का पृथक्करण करता है और 10% इथाइल अल्कोहल एवं 90% पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? तो मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। मोटर कार में हम लोग पेट्रोल अगर डालेंगे तो फिर वो क्या होगा, हम लोग वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हम लोग पेट्रोल डाल करके फिर से अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वह आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। कैसे? देखिए, महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में परिवर्तन होता है और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो यह फिर से जल में परिवर्तित होता है। ऐसी क्रिया को हम लोग आसवन कहते हैं। और प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल प्राप्त होता है। तो महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से होता है प्राप्त? तो आसवन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो वह होगा प्रभाजी आसवन। कैसे? देखिए, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जा सकता है। गैसोलीन को सामान्य भाषा में पेट्रोल कहते हैं। यह C4 से C12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और स्पार्क ज्वलन इंजन में नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा गैसोलीन का ज्वलन डिफ्लेक्सेशन कहलाता है। गैसोलीन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है और ऑक्टेरेट रेटिंग का मापन 2 और 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन ऑक्टेन के समावयव तथा N हेप्टेन के आपेक्षिक मिश्रण के आधार पर होता है। तो किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 होता है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 होता है। कैसे? देखिए, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 होता है। क्वथनांक जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए, जल का क्वथनांक
100 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 373 केल्विन, 212 एफ, फिर 80, फिर 672, इस तरह से आगे बढ़ता है। और जल का हिमांक जो है 0 से -273, फिर उसके बाद 32, फिर 0, फिर 492, इस तरह बढ़ता है। और जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, और दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में अगर हम लोग अशुद्ध पदार्थ मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। और प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक हमेशा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर हम लोग के लिखते हैं, और पहले सेल्सियम पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता है। केल्विन में व्यक्त तापमान में डिग्री नहीं लिखा जाता है। और पारा तापमापी लगभग -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पूर्व विकिरण उच्च तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो बारूद जो है नाइटर, सल्फर और काठ कोयले यानी कि चारकोल का मिश्रण है। देखिए, बारूद नाइटर, सल्फर व काठ कोयला चारकोल का मिश्रण है। और सामान्य बारूद का निर्माण रॉजर वेकर ने 1242 ईस्वी में किया था, और यह हल्का विस्फोटक होता था। और यह पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का 15:3:2 के अनुपात में मिश्रण होता था। TNT को ट्राइनाइट्रोटोलुएन कहते हैं, और यह एक प्रभावी विस्फोटक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है बारूद का C6H2 NO2 3CS3 होता है। और इसका निर्माण सर्वप्रथम जूलियस विल ब्रांड ने किया था। RDX भी एक प्रबल विस्फोटक है, और यह एक नाइट्रा एमाइड है, और इसका सूत्र O2NnCH2 होता है। और इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं। इसका प्रयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ओर से किया गया था। और RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्राप्त किलोग्राम होता है। और RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह उद्पादन कहलाती है, जिसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो वह ठोस कहलाता है। और कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपादक कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, फेरोसिन आदि। ये सब जो है अगर हम इसे गर्म करेंगे तो यह क्या होगा, ऊर्ध्वपादन विधि में हो जाएगा। ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट है कपूर का आसानी से शोधन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है, फिर से एक बार और देख लेते हैं। ऊर्ध्वपादन प्रक्रम द्वारा कपूर का आसानी से शोधन किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कपूर को आसानी से शोधन करने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपादन कहते हैं, क्योंकि कपूर को जब हम लोग जलाएंगे तो फिर वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। तो सोना जो है वो हमारा सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। और चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं होती है। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक होता है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। और गैलियम धातु कमरे के ताप से थोड़ा ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यह हथेली में लेने पर पिघल जाता है। और सबसे भारी धातु जो है ऑस्मिनियम तथा हल्का धातु हमारा लिथियम है। तो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु हमारा कौन सा हो जाएगा, सोना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कैसे, देखिए,
दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, जैसे जर्मन, सिल्वर, पीतल, कांसा। और पारद धातु जिसे हम लोग पारा कहते हैं वह अन्य धातु के साथ मिश्रण को अमलगम कहते हैं, जैसे FeCO, Ne एवं W जिसे टंगस्टन कहते हैं अमलगम का निर्माण नहीं करता है और मरकरी को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। देखिए कुछ अमलगम है जिसका यूज होता है, जैसे जिंक अमलगम, इसे बैटरी में यूज होता है। टीन अमलगम दर्पण पर कोटिंग करने में। सिल्वर अमलगम दांत भरने में। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व होते हैं, इसमें और भी तत्व होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण धातु, ये ब्लॉक D का तत्व है और यह परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। संक्रमण धातु हमारा ब्लॉक D में मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा सिक्का धातु, इनके सिक्के बनाए जाते हैं और यह वर्ग 11 B वर्ग के तत्व में है। नेक्स्ट है सेतु तत्व को मैग्नीशियम कहते हैं। उभयधर्मी धातु हमारा जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड एवं धातु Si यही सब हो गया। और नेक्स्ट है हमारा सोडियम पोटेशियम RbCS आर्गन लिथियम, ये सब जो है हमारा क्षारीय धातु कहला गया। नेक्स्ट है मिश्रण से यौगिकों को उसके विशिष्ट रूप से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए शोधन क्रिया द्वारा मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप से अलग किया जाता है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को सरल यांत्रिकी विधि द्वारा प्रारंभिक अवयवों से प्राप्त किया जाता है, जैसे हवा, बालू, कंकड़, पत्थर, पानी व तेल इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, जैसे वायु और मिश्र धातु। नेक्स्ट है इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं, जैसे चीनी या फिर नमक का जलीय विलयन, दूध व पानी का विलयन इत्यादि। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रण से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने की प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। मिश्रणों से यौगिकों को उसके विशिष्ट रूप में अलग करने की प्रक्रिया शोधन कहलाती है। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक यौगिक को जो दो तत्व से बना होता है उसे हम लोग द्विअंगी कहते हैं। देखिए एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है उसे हम लोग द्विअंगी कहते हैं, जिसे बाइनरी कहलाता है। नेक्स्ट है यौगिक कंपाउंड। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनाता है, जैसे H2O, NaCl, MgO, KOH, CaCO3 इत्यादि। ये सब जो है हमारा यौगिक है, क्योंकि H2O ये यौगिक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलग क्लोराइड अलग, दोनों को मिला दिए सोडियम क्लोराइड। अब हो गया पोटेशियम, तो K और OH KO और H जो है हम दो इसे मिला दिए, तो ये हो गया हमारा यौगिक, क्योंकि यह मिश्रणों से बना हुआ है। नेक्स्ट है यौगिकों में उसके अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। यौगिक का क्वथनांक तथा द्रव्यनांक हमेशा निश्चित होता है। नेक्स्ट है यौगिक समवायता प्रदर्शित करता है परंतु अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसे आचरण करता है उभयधर्मी पदार्थ, जिसे हम लोग एम्फोरेटिक सब्सटेंसेस कहलाता है, जैसे PbO, Al2O3, ZnO इत्यादि। ये सब जो है हमारा अम्ल तथा क्षार दोनों के आचरण से बना हुआ है, तो ये हमारा उभयधर्मी पदार्थ कहलाया। नेक्स्ट है कार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है HCO-3। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट शब्द सबसे पहले विलियम बोल्स्टन ने दिया था। बाइकार्बोनेट शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम बोल्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का क्या नाम है? जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का क्या नाम है? तो हो जाएगा हमारा जैविक रसायन, ऑप्शन सी। कैसे? देखिए जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहते हैं। कार्बन एवं उनके यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के यौगिकों तथा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है।
भौतिक रसायन में पदार्थ की संरचना एवं पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैविक रसायन जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसो चिकित्सा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो रसो चिकित्सा का संबंध रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन रसो चिकित्सा अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग चर्म रोग के दवाई में, आयोडीन का उपयोग होता है अल्कोहल से मिश्रण टिंचर के रूप में, एंटीसेप्टिक में होता है। सल्फर का उपयोग बारूद बनाने में और फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निछालन प्रक्रम में कौन सा शामिल होता है। तो निछालन प्रक्रम में घुलनशील यौगिकों को घोलना निछालन कहलाता है। जैसे कपड़े पर लगे गाढ़े रंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़े पर गाढ़े रंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह-अस्तित्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, वह तापमान जहाँ जल की तीनों अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा बाष्प बनाए जाते हैं जल का त्रिक बिंदु कहलाते हैं। जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। देखिए, नेक्स्ट है जल का त्रिक बिंदु सर्वप्रथम जेम्स थॉमसन द्वारा दिया गया। त्रिक बिंदु का प्रतिपादन किसने किया। जेम्स थॉमसन ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट, हिमांक किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो उसे हम लोग हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है द्रवनांक या गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है वह गलनांक कहलाता है। और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह प्रक्रिया जो है हमारा गलन कहलाता है। गलन एवं हिमांक दोनों बराबर होता है और अशुद्धि को मिलाने से गलनांक घटता है और दाब बढ़ने से क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रम को क्या कहते हैं। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। किसी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रम को हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। और ऑक्सीजन या उपचयन किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है या हाइड्रोजन का निष्कासन करता है तो ऐसी क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में संयोजकता में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है रेडुलेशन, अवकरण या फिर अपचयन। तो अवकरण वैसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन से संयोग करता है या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इस प्रक्रिया में संयोजकता में कमी और इलेक्ट्रॉन गठन होता है। देखिए, यहाँ 2H2 है प्लस O2, यहाँ पर रेडुलेशन होकर के 2H2O हो गया है, मतलब यह अवकरण हो गया है। और 2Na जो है यह क्लोराइड 2 दोनों से अगर मिक्स हो गया है तो ये हो जाएगा 2NaCl। ये भी हमारा यहाँ पर अवकरण हो रहा है। नेक्स्ट है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण द्रव को निश्चित ताप पर गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है। ऐसी क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल से बादल का बनना, स्प्रिट का उड़ना, ये हमारा बाष्पीकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रण नहीं है। तो ग्रेफाइट हमारा मिश्रण नहीं है। कांच, पीतल और स्टील ये हमारा मिश्रण है। देखिए, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। यह कार्बन का रवादार अपरूप है। इसमें चमक पाई जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह प्लेबेंगो या काला शीशे भी कहलाता है। यह प्राकृतिक में पाया जाता है लेकिन इसे प्रयोगशाला में एसेचन ने एंथ्रासाइट कोयला को बालू से गर्म कर निर्मित किया था।
तांबा एवं जस्ता का मिश्रण पीतल कहलाता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल कहलाता है। टीन एवं सीसा का मिश्रण टांका कहलाता है और सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व होता है। लोहा तथा कार्बन का जो मिश्रण है वह स्टील कहलाता है। स्टील का निर्माण बेसेमर विधि द्वारा किया जाता है। कांच जो है कांच अतिशीतित द्रव है और यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का होता है और इसका सूत्र Na2O × CaO × 6SiO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाता है। देखिए, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है और NaCl को मिलाने से तापमान -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जिसके कारण कुल्फी जम जाता है। और सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग Na2CO3 का उपयोग कागज उपयोग तथा ग्लास निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। MgSO4 × 7H2O मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं और इसका उपयोग कृषि में बियर निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किए जा सकने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह है ताप सुनम्य। देखिए, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किए जा सकने वाला पदार्थ ताप सुगम्य कहलाता है, जिसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अंतर आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे नियोप्रीन। रेशे या तंतु जिसमें लंबी शैखिक श्रृंखला होती है तथा जिनके बीच प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, जैसे नायलॉन 66, पॉलीएमाइड टेरिलीन यानी कि पॉलिएस्टर इत्यादि। ताप सुघटक बहुलक किसे कहते हैं? तो इन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है और इन्हें गर्म करने पर किसी भी संरचना में ढाला जा सकता है। इनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण से होता है और इसमें सामान्यतः रेखिक संरचना पाई जाती है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। नेक्स्ट है तापदृष्ट बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। ये गर्म करने पर मुलायम नहीं पड़ते हैं और बल्कि अधिक देर तक गर्म करने पर यह जलने लगता है और इसे फिर से किसी आकार में नहीं ढाला जा सकता है और इनकी त्रिविमीय तिर्यक बंधित संरचना होती है। उदाहरण जैसे बेकेलाइट, रेंजिन, टेरिलीन इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक हमारा नाइट्रोजन है, क्योंकि वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है। यह हवा में 78% की मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडलीय विज्ञान के अध्ययन को हम लोग यूरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडलीय विज्ञान के अध्ययन को यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रणों के घटकों के क्वथनांक की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की विभिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह हमारा प्रभाजी आसवन कहलाता है। कैसे? देखिए, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसमें द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जैसे भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिश्रण को अलग करने की भी अनेक विधि है, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, सामान्य आसवन। ये सब अलग अलग मिश्रण करने की अलग अलग विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? तो अणुओं की जो गति है गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है। कैसे? देखिए, अणुओं की गति ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न होती है और ठोस पदार्थ के अणुओं का गति सबसे कम होता है जबकि गैस का सबसे ज़्यादा होता है। तो ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न कौन सी है? अणुओं की गति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार किया जाता है तो यह तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, तनु H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तैयार किया जाता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जैसे पोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं और भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरो और बोल्ट्जमैन ने की थी। और भारी जल का 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और साधारण जल के लगभग 7000 भाग में 1 भाग भारी जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन शून्य हो जाता है। और जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम और जबकि घनत्व इसका सबसे ज़्यादा होता है और जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की संघटन गैस की सामान्यता किससे होती है? वायु के संघटक गैसों की सामान्यता किससे होती है? तो वो होती है, वायु की संघटक गैसीय सामान्यता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण वायुमंडल में होता है और वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला है हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और भ्राम्य मंडल। और सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये सब हमारा क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन गैस में सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक जिसे हम लोग खड़िया कहते हैं उसके मिश्रण को पृथक किया जाता है किससे? तो वह अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पानी और चौक के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। और जल का शुद्धिकरण जो है आसवन विधि द्वारा। और वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने की कौन सा कारण है? तो वो कारण है हमारा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। देखिए, आयरन पर जंग ऑक्सीडेशन एवं ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। जंग सामान्यतः Fe2O3 जिसे हम लोग लो ऑक्साइड एवं लो हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, जैसे लोहा प्लस जल ऑक्सीजन। तो ये हमारा मिलके जंग हो जाएगा। अगर लोहे पे जल दिया जाए और उस पर हवा लग गया तो उसमें जंग लगना निश्चित है। जंग का रंग हमेशा लाल भूरा होता है और जंग लगने के कारण लोहा का भार बढ़ जाता है। जंग लगने की अभिक्रिया सामान्यतः रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीजन संख्या को घटा देती है। और ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ ऑक्सीकरण की संख्या को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक यानी कि रस्ट का उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण यौगिक का है। जंक जो है यौगिक का उदाहरण है। देखिए, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। और जंक का सूत्र होता है Fe2O3 ये हमारा जंक का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड का निर्माण होता है। कैसे? जब एक लोहा के कील में जंग लग जाता है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होता है एवं लोह की आयु घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव बनाई जाती है। कैसे? तो वो कैथोड और एनोड से। कैथोड और एनोड से कैसे? देखिए, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट को सदैव कैथोड बनाए रखती है और जो धातु उस पर चढ़ानी है वह सदैव एनोड बनाई जाती है। जैसे चांदी पर अगर सोने की प्लेटिंग करनी है तो सोने को एनोड तथा चांदी की प्लेट को कैथोड बनाता है। कैथोड पर अवकरण जबकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। और एनोड जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि कैथोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक आघातवर्ती धातु कौन सा है? तो सोना, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो तांबा के तार को सरलता से खींचा जा सकता है क्योंकि
यह जो है धातु का एक इसमें गुण रहता है जिससे तार हमेशा खींचा जाता है। देखिए, साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। गिनोकाइड कैडमियम का मुख्य अयस्क है। अधिकतम तान्यता वाला पदार्थ कौन सा है? तो तांबा, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए किया जाता है। और सोने एवं प्लेटिनम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर फफूंदी नाशी के रूप में प्रयुक्त होता है। और पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग 0.05% होता है। और सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 98% शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? देखिए, हीरा जो है एक तत्व है और यह कार्बन का एक अपरूप है। और डी.आई. मेंडलीफ ने तत्वों द्वारा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। नीलम, माणिक, पन्ना ये सभी एल्युमिनियम ऑक्साइड का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो वह हमेशा जस्ता से। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। इसमें जस्ता पॉजिटिव आवेश और लोहा पर नेगेटिव आवेश रहता है और इसी प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है किससे? तो विद्युत धनात्मक से। देखिए, धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। अधातु की प्रकृति हमेशा विद्युत ऋणात्मक होती है। और धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघात वर्णीय तथा तन्य होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होता है। देखिए कैसे घटता है, तो पहले चांदी, फिर उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद टंगस्टन, ये हमारा घटते क्रम में धातु की चालकता है। नेक्स्ट है, धातु की ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर क्या है? तो गन पाउडर जो है यह हमारा पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। और पहले गन पाउडर में नाइटर के रूप में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता था और वर्तमान में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता था। गन मेटल जो है Cu+Zn+Sn का मिश्रण कहलाता है और गन मेटल का उपयोग बेयरिंग बनाने में किया जाता है। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है और नेक्स्ट हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब